तो बेटा आज यहाँ पर हम क्या जितने भी तुम्हारे डाउट हैं, साथ में मैं भी जो क्वेश्चन लेके आया वो भी बता दूंगा एडवांस लेवल का। और यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला टू वेरिएबल है ना, वो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 3 क्लास 10 का। ठीक है। फिर हम अगले अगले दिन से मतलब नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, चौथे चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। राइट। तो अभी हम क्या करते हैं इस पे। चलिए, तो हम इसको आगे स्टार्ट करते। क्वेश्चन है आपका, 10 स्टूडेंट्स, मतलब एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन आपका 3.1 का। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is four more than number of boys, find the number of boys and number of girls who took part in the quiz. भाई 10 स्टूडेंट ने भाग लिया। अब 10 स्टूडेंट जब होंगे इसके अंदर, है ना, 10 स्टूडेंट होंगे तो इसमें गर्ल्स भी होंगी और बॉयज भी होंगे। अब वहां पे ये कह रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जितने लड़के पार्टिसिपेट करे उससे ज्यादा चार लड़कियों ने पार्टिसिपेट करा। समझ पाए बात को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसको एक्स मान लेंगे कि मान लो एक्स बॉयज ने पार्टिसिपेट करा, कितने बॉयज ने बेटा, एक्स बॉयज ने पार्टिसिपेट करा, तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बेटा, x+4 हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे वही दे रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो लड़कों से चार ज्यादा लड़कियों ने पार्टिसिपेट करा। जैसे मान लो लड़कों ने यहाँ पे कितना करा होगा, देख लेंगे, एक्स करा तो यहाँ पे x+4 हो जाएगा। और वो कह रहा है कि टोटल मिला के पूरे कितने स्टूडेंट हैं बेटा, पूरे के पूरे मिला के 10 स्टूडेंट हैं। तो क्या इन सबको जोड़ के हम 10 के बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसा डायग्राम बनाओगे तो लेकिन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, है ना। फिर गर्ल्स के बारे में बताओगे, यहाँ पे x+4 गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है। ब्रैकेट में लिख दोगे गिवन ये सब चीजें। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज और लिखोगे, फिर x+x+4 इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये क्या है अपन को दिया हुआ है सवाल के अंदर कि गर्ल्स और बॉयज मिला के, है ना, जो बॉयज और गर्ल्स मिला के कितना बन रहा है, बॉयज और गर्ल्स मिला के पूरा का पूरा 10 लोग बन रहे हैं। कितने लोग बेटा, 10 लोग बन रहे हैं। तो वही यहाँ पे इतना हो गया, देन x+x कितना हो गया, 2x। फोर उस साइड गया तो कितना हो गया, 10 - 4, 6 हो जाएगा ये। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से, 3 आ जाएगी। लो, कितना बेटा, 3। तो एक्स कितने हैं यहाँ पर, मतलब बॉयज कितने हो गए यहाँ पर, 3 बॉयज हो गए। और उसमें चार ज्यादा लड़कियां थी, चार ज्यादा लड़कियों का मतलब क्या हो गया, x+4 मीन्स 3+4। तो जो गर्ल्स हो गई वो कितनी हो गई बेटा, 7 हो गई। तो ये गर्ल्स की क्वांटिटी, मतलब गर्ल्स का नंबर आ गया, ये बॉयज का नंबर आ गया। हो गया सवाल। उन 10 लोगों में 7 लड़कियां थी और 10 लड़के थे। इतना जरा सा सवाल नहीं आ रहा तुम्हें? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक और यहाँ पर, इसको देख लो एक बार किस तरीके से करा मैंने, है ना। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर वापस में जूम कर करके देखते रहना। गॉट इट। तो हम नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं यहाँ पे अब। तो इसको तो जूम करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है इसी के अंदर, है आपका एनसीईआरटी से, कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है वो 50 रुपए है। जबकि वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे, पेंसिल का प्राइस, पेंसिल का प्राइस क्या मान लो, x रुपीज मान लो। कितना रुपीज, x रुपीज। और पेन का प्राइस कितना मान लो, यहाँ पर पेन का प्राइस y रुपीज मान लो भाई। तो y रुपीज हो गया। अब वो ये कह रहे हैं पहली लाइन में कि पहले केस के अंदर कि 5 पेन्स, मतलब 5 पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल अगर x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी, 5x रुपए की, प्लस 7 पेन, एक पेन y रुपीज का है तो 7 पेन कितने के आएंगे, 7 रुपीज, 7y के। वो कितना कॉस्ट कर रही है, कंप्लीट कंप्लीट मिला के कितना बन रहा है ये, 50 रुपीज बन रहा है बेटा ये। तो ये देखो एक इक्वेशन बन गई है।
5x + 7y = 50। फिर एक और इक्वेशन बनेगी यहाँ से। दूसरे वाला पढ़ो क्या लिखा। 7 पेंसिल यानी कि 7x +5 पेन्स यानी कि 5y इजगल टू कितना बना रही है, 46 रुपीज। देखो दूसरी इक्वेशन बन गई। अब सिंपली दूसरी इक्वेशन पहली इक्वेशन को सॉल्व कर दो, हो गया सवाल। चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना लो इसमें, चाहे एलिमिनेशन मेथड, किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर बड़े बड़े हैं, है ना, मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लो। दूसरी इक्वेशन की एक्स की वैल्यू निकाल ली मैंने, तो ये क्या बनेगा, 46 - 5y वहां पहुंच जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। इतना समझ में आया। ये मतलब दो तीन स्टेप को मैंने एक स्टेप में कंप्लीट कर दिया। 46 से 5y वहां पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, देन 7 मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में बैठ जाएगा नीचे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब इसको कहाँ पे पुट कर दो बेटा, इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इजिकल टू 46 - 5y इजिकल टू डिवाइड बाई 7 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कहाँ पर है, ये है। तो 5x 7y देन 50। तो 5x + 7y इजिकल टू 50। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 5, एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने, 46, और -5y डिवाइड बाय 7 +7y इजिकल टू 50। बस हो गया। आप क्या करोगे इसमें, अब बेटा सारी देखो पूरी की पूरी इक्वेशन जो है y में चेंज हो गई, किस में चेंज हो गई बेटा, y के अंदर चेंज हो गई। अब मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, जब यहाँ पे सॉल्व करोगे आप, वो y की वैल्यू आएगी। ऑलरेडी 3 से 4 लेक्चर अपन ले चुके हैं, तो तुम्हें कैलकुलेशन करना साथ में, इसका कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए। तो मैंने वो बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, किस तरीके से इक्वेशंस बनेंगी। अब कैलकुलेशन तुम्हारी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कैलकुलेशन नहीं बताएंगे, बताऊंगा कि 46 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आता। ठीक है, एलसीएम किस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, उस y की वैल्यू को निकाल के कहाँ पे पुट कर दोगे, इसके अंदर पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यही चाहिए था अपन को। उन्होंने यही पूछा ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, यानी कि x की वैल्यू, एंड दैट ऑफ 1 पेन, और y की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि पेन और पेंसिल की वैल्यू क्या क्या मानी थी अपन ने, पेंसिल की मानी थी x, और पेन की मानी थी y। तो इसी तरीके से ये सॉल्व होगा बेटा। इसके आगे मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा, ठीक है, बस यहाँ से क्या है अब, केवल और केवल कैलकुलेशन है, क्या है बेटा, कैलकुलेशन है बस। तो इस बात को ध्यान रखेंगे अपन, जो मेन चीज़ थी वो बता दी मैंने, पूरी की पूरी कैलकुलेशन है अब, राइट। और सवाल कौन कौन से हैं आपके, ठीक है, इतना आप कर लेंगे, करके देखना एक बार, बिल्कुल हो जाएगा। कैलकुलेशन ही है फिर इसके बाद, ठीक है, वाई की वैल्यू निकालो, देन एक्स के अंदर, एक्स की वैल्यू के अंदर रख दो, वाई की वैल्यू जहाँ पे है वहां रख दो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला है। ठीक है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, 3.1 का ही है ये। तो चैप्टर 3 के अंदर 3.1 का फिफ्थ वाला। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है बेटा, रेक्टेंगुलर गार्डन का मतलब समझते हो, इसमें लंबाई होगी, लेंथ होगी, और एक ब्रेथ होगी। लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और जब इसका पेरीमीटर की बात करोगे, पेरीमीटर की वो कितना निकल के आता, 2 ब्रैकेट L + B, ये निकल के आता, 2 ब्रैकेट L + B, राइट। ठीक है, फोर्थ वाला ही बता दे रहा है, ये भी समझ लो। तो P = 2L + B हो गया ये। अब वो कह रहे हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर हुज लेंथ इज, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ, रेक्टेंगुलर गार्डन की बात करिए, उसके लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से। मतलब अगर हम बी को एक्स मानेंगे, तो जो लेंथ है ना, वो x + 4 कह रहे हैं वो लोग, वो खुद ही कह रहे हैं जो एल है, लेंथ है, वो 4 ज्यादा है, किससे, ब्रेथ से, जो विड्थ है ना उसकी, चौड़ाई, उससे 4 ज्यादा है। तो विड्थ को हमने एक्स मान लिया, देन लेंथ कितनी हो गई, उससे 4 ज्यादा, यानी कि प्लस में 4 कर देंगे, और जब भी टाइम्स आता तो मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो 4 मोर देन है ना, इसलिए +4 करेंगे। 4 लेस देन होती
तो हम -4 करते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देन अब वो ये कह रहा है कि जो पेरी हाफ ऑफ द पेरीमीटर है वो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर है वो 36 है, देखना यहाँ पर। अब ये जो वैल्यू यहाँ पे रख दो, कैसे, साथ में। ठीक है, पहले यहाँ पे रख दो इसको। 2, एल की वैल्यू कितनी है, x+4, और बी की वैल्यू कितनी है, वो x है। ठीक है, ये आ गया 2x+4, ये बन के आ गया बेटा। ठीक है, अब और चीज देखो इसमें, वो कह रहे हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का हाफ मैंने लेट एच मान लिया, उसको p/2 कह दी। तो यहाँ पे कितना निकलेगा, 2x+4, इसी पेरीमीटर का तो हाफ करना है ना। जब, तो ये जो वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू, ये किसके बराबर है, ये बराबर है उस सवाल में दिया 36 के। वो यही तो कह रहे हैं कि पेरीमीटर का हाफ कर दोगे तो यहाँ पे 36 के बराबर आ रही वो चीज। और बीच के अंदर जो दी हुई थी, वो एल और बी के बारे में दिया हुआ था कि बी को, विड्थ को एल मान वो बी एक्स मानो, तो x+4 क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो वहां से हमें ये वैल्यू पता चल के आई। अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया अगली प्रोसेस में, तो बचा क्या यहाँ पे, 2x+4 = 36। गॉट इट। वापस यहाँ से 4 वहां उस साइड गया, तो 2x = 36 - 4, सॉल्व कर दो इसको। 2x ये 32 बचा, x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा यहाँ पर, वो हो गई 16, है ना। 16 × 2 कितना होता, 32, और 2 से डिवाइड करा 32 को तो 16 आ जाएगी। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वो आ गई 16 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया है यहाँ पर, है ना। तो x मतलब विड्थ कितनी आ गई, विड्थ आ गई 16 मीटर, और लेंथ जो थी 4 ज्यादा थी, किससे, विड्थ से। तो लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 16 + 4 यानी कि 20। तो 20 मीटर की लेंथ थी उस रेक्टेंगल की। ये हो गया सवाल। अब फोर्थ वाला क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये तो कंसिस्टेंस देखना ना। देखो इसका भी मतलब बता दे रहा मैं, जो a/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 जो कहते हैं, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन आता, कितना कैसा आता बेटा, यूनिक सॉल्यूशन आता नहीं आता, मतलब एक सॉल्यूशन आएगा फिक्स। अब एक सॉल्यूशन आएगा तो इसी को कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको, कंसिस्टेंट। कि हमारा जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस हैं, वो कंसिस्टेंट हैं। कैसी हैं बेटा, कंसिस्टेंट। ठीक है, गॉट इट। फिर वो कह रहे हैं कि अगर कंसिस्टेंट हैं तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताओ, बनाओ। वो भी बनाते रहे। और इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है, कौन सी कंडीशन, जो नीचे की दो कंडीशन है, a1/a2 = b1/b2 C1/C2, जो ये वाली कंडीशन है, वो इनकंसिस्टेंट को बताती। ठीक है, बस इतना समझो, अगर यूनिक सॉल्यूशन आया तो वो कंसिस्टेंट है, दैट्स इट। ठीक है, जो आपके नोट्स हैं उसमें दिया होगा, उसमें पढ़ सकते हैं आप। तो अब इसको भी कर लोगे, मैं एक करके दिखा दे रहा आपको। जैसे x + y = 5, 2x + 2y = 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से a1/a2 को कंपेयर करके देखो, C1/C2 को कंपेयर करके देखो। तो यहाँ से जब देखोगे ना बेटा, तो कितना आएगा, 1/2 = 1/2 आएगा, आएगा नहीं आएगा, इससे ये कट गया 2 बार। तो वापस यहाँ पे कैसा बन रहा है, 1/2 = 1/2 तो देखो सब बराबर आ गए। और जब सब बराबर आते तो बेटा कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये मालूम है। अब जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी तो वो चीज क्या होगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। गॉट इट। कैसी हो जाएगी बेटा वो, इनकंसिस्टेंट, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कैसी हो जाएगी वो, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से होंगे ये सवाल बेटा। ठीक है, गॉट इट। तो ये तुम्हारे डाउट हो गए पूरे, कोई और डाउट है, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए ग्राफ नहीं बनेगा, इनकंसिस्टेंट में आएगा ये। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन वाला ही आता है केवल कंसिस्टेंट में। कोई और डाउट हो तो आप टाइप कर सकते हैं।
फिफ्थ वाले का, फिफ्थ वाला कहाँ है? लो भैया स्क्रीन शॉट लो। ये लेंथ हो गई, ठीक है, ये लेंथ है एल। और एक्स की वैल्यू क्या निकली, 16 निकली, तो वो विड्थ है। ठीक है। और डाउट हो तो आप बता सकते हैं यहाँ पर। ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया, ठीक है। क्लोज होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप डाउट नहीं पूछ सकते। तो हम जब रिवाइज करेंगे तब डाउट पूछ सकते हैं आप। लेकिन हम कल से जो मतलब नेक्स्ट टाइम से हम किस पे प्रोसीड करेंगे? नेक्स्ट टाइम से चैप्टर नंबर 4 पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। जब भी मैथ का टर्म आएगा तो हम चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इससे 3 से 4 लेक्चर लिए, और कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप। और बाकी क्वेश्चंस लगाओ एनसीईआरटी के, आर डी शर्मा के, और जो आपके स्कूल की स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। तो पूरे हद तक आप कॉन्सेप्ट समझ चुके इसमें। जितना भी कॉन्सेप्ट था बताने का, वो सब कुछ आप समझ चुके। अब केवल और केवल आपको क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है। अभी भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अभी हम ये क्लास क्या कर रहे हैं? ऑफ कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रॉपर किसकी डाउट क्लास थी आपकी, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की भी हमने डाउट क्लास ली, उसके कई सारे लेक्चर्स करे अच्छी तरीके से। अब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अच्छी तरह सॉल्व करके, साथ में जो ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करके आप देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब जो यहाँ पे दो वर्ड आए थे ना आपके, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसको एक बार अपनी बुक से ही पढ़ लेना आप। तो वहीं समझ में आ जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन जब आएंगे तो वहां उसे कंसिस्टेंट कहेंगे, बाकी केस में इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि यूनिक सॉल्यूशन में एक ग्राफ बन के आएगा, और इस तरीके से ग्राफ बन के आएगा कि आपको एक पॉइंट पे दो लाइंस काटती हुई दिखाई देंगी। जो ग्राफ आएगा वो दो लाइंस का आता, क्योंकि दो लाइन है, लीनियर इक्वेशन है। तो वो एक पॉइंट पे काटती हुई दिखाई देंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमको आनी चाहिए, ठीक है। गॉट इट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को ऑफ कर रहे हैं, और कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।